नमस्कार, रायतना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 20 जुलाई के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को एक नई प्लेबुक की जरूरत है अपने इलेक्टोरेट को दोबारा से जीतने के लिए। क्यों ऐसा हुआ है? 20 जुलाई यानी कि वो दिन जिस दिन संसद मार्च, छात्रों के संसद मार्च पर लाठीचार्ज हुआ। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुनीत यादव, द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत, अगर हम कल प्रधानमंत्री के लाल किले पे भाषण को देखें, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें प्रधानमंत्री जो हैं वो काफी कुछ अपना ग्राउंड रीगेन कर सकते थे, जो कि 20 जुलाई के बाद जो उन्होंने लूज किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मौका गवा दिया उन्होंने। जी राजेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले 12 साल में ये मोदी जी का 13वां इंडिपेंडेंस डे का भाषण था और पिछले 12 साल में लगभग हर मौके पर जितने भी स्वतंत्रता दिवस के जो भाषण हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उनमें एक कोशिश रही है प्रधानमंत्री की कि अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक या पॉलिसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का एक रोड मैप वो सामने रखें राष्ट्र के, और दूसरा अपना पॉलिटिकल रोड मैप भी सामने रखें। ये जो बाकी प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे थोड़ा जुदा है, क्योंकि आमतौर पे जो इंडिपेंडेंस डे का जो एक भाषण होता है वो प्रधानमंत्री से एक उम्मीद होती है कि आप एक बायपार्टिजन, न्यूट्रल, स्टेट्समैन लाइक भाषण देंगे, पर वो मोदी जी नहीं करते हैं और उनके भाषण बहुत ही पॉलिटिकल रहते हैं। उसमें वो जो अपने राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं उन पे एक टीका टिप्पणी उसमें बहुत ज्यादा होती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोड मैप भी होता है। और ये हर पिछले 12 साल के हर इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस में हमने देखा है। इस बार ये दोनों ही पहलू अगर आप देखें तो काफी हद तक ये दोनों मिसिंग थे मोदी के भाषण से। 75 मिनट का भाषण था जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 के बाद से चौथा सबसे छोटा ड्यूरेशन का भाषण था ये, और शायद उनके पास अब शब्द नहीं उन्हें मिल रहे हैं ये कहने के लिए कि वो करना क्या चाहते हैं, पिछले 12 सालों में उन्होंने क्या किया है उसका ब्यौरा देने के लिए उनके पास शायद शब्द नहीं है, और आगे क्या करना चाहते हैं शायद उसके लिए भी वो निशब्द हो चुके हैं। तो इसमें क्योंकि अगर आपने जैसे जिक्र किया 20 जुलाई की घटना का, उसके बाद पार्लियामेंट का पूरा मॉनसून सेशन वॉश आउट हुआ, उसमें कई तरह के मुद्दे, राम मंदिर की चंदा चोरी का मुद्दा, 20 जुलाई पे को स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज और जो बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस का एक एक्शन हुआ उसकी बात कहें, वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, एग्जामिनेशन पेपर लीक्स की वजह से, वो मुद्दा अगर आप ले लें, रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स जो होते हैं उनके पूरे एक तरह से डिरेल हो जाने से जो एम्प्लॉयमेंट जॉब क्राइसिस को जो एक झटका, जो जॉब क्राइसिस जो एक बड़ा है, उस मुद्दे को अगर आप ले लें तो इन सभी चीजों पर एक तरह से प्रधानमंत्री मौन थे। वो प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह को मौनमोहन कहते थे, वो खुद ऐसे मामलों में मौन हो जाते। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया हो कि ऐसे मुद्दों पर जिन पे उन्होंने पहले चुप्पी साधी हुई हो पार्लियामेंट के सेशन में, क्योंकि आमतौर पे आप क्रोनोलॉजी अगर देखें तो जो इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस है वो लगभग मॉनसून सेशन खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद होता है।
तो अगर आपको मैं 2 साल 3 साल पहले ले जाऊं तो 2023 का अगर आपको मॉनसून सेशन याद हो, 2023 के मॉनसून सेशन में मणिपुर की घटना हुई थी और वो मॉनसून सेशन भी 2023 का पूरी तरह वॉश आउट हो गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री सदन में आने को राजी नहीं थे, मणिपुर पे बात करने को राजी नहीं थे। और उसके ठीक बाद जब हालांकि उसमें आखिरी दिन मॉनसून सेशन के बहस हुई, उसमें मोदी जी ने कुछ, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद है, 15 सेकंड के लिए मणिपुर का जिक्र किया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जब इंडिपेंडेंस डे का भाषण हुआ तो, और वो उनके काफी लंबे भाषणों में से एक माना जाता है, क्योंकि करीब 100-105 मिनट का वो भाषण था, और उसमें पहले 10-12 मिनट में ही उन्होंने मणिपुर के लिए एक संवेदना व्यक्त करने का काम हो या बाकी और चीजें, उसका जिक्र उनके भाषण में आ गया था। लेकिन कल के पूरे भाषण में ना एग्जामिनेशन पेपर लीक की कोई चर्चा हुई, ना उस पर सरकार क्या करना चाह रही है उसकी कोई चर्चा हुई। अमित शाह की चुप्पी पर तो देखिए कोई चर्चा होने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन पुलिस की जो बर्बरता हुई छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, उसकी वजह से मोदी की व्यक्तिगत एक छवि की जो क्षति हुई है उसका भी कोई वर्णन, मतलब कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ कि उससे किस तरह से रिकवर किया जाए। अब आप ये देखिए कि आज की तारीख में राजेश, सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए युवा वर्ग बन गया है। ये वो वर्ग है जो जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो शायद इसमें से एक बहुत बड़ा तबका फर्स्ट टाइम वोटर रहा होगा। इसमें एक और तबका इस तरह का होगा जिसने होश संभालने के बाद में सिर्फ यही एक सरकार देखी पिछले 12 सालों, क्योंकि जो आज 18 साल का है वो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं तब तो वो 6 साल का रहा होगा। उसको उस वक्त क्या समझ में आया होगा कि भाई यूपीए के दिन क्या थे। उसने तो यही सरकार देखी है समझिए, या जो उसके मां बाप ने उसको बताया है उससे जो समझ में आया है। तो अब ये वो तबका है फर्स्ट टाइम वोटर्स का, या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स अब बनने वाले हैं, या वो जो शायद 20-22-23 साल के होंगे जब मोदी जी प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, जिनको अब 10-12 साल बाद भी वो नौकरी की तलाश में। अगर आप सरकार के अपने आंकड़े देख लें तो अभी जो जून में आंकड़े आए हैं लास्ट क्वार्टर के, उसमें अगर आप देखें तो जो 15 to 29 इयर्स का जो एज ब्रैकेट होता है उसमें लगभग 16.2, 16.3% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो जब से ये आंकड़े सरकार ने हर क्वार्टर के, हर महीने के देना शुरू किया है पिछले 2025 के अप्रैल से, उसमें सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा, अगर आप लेबर पार्टिसिपेशन का आंकड़ा देख लें, सरकार का ही, मैं किसी और प्राइवेट एंटिटी के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार का लेबर पार्टिसिपेशन का अगर आप आंकड़ा देख लें तो इस एज ग्रुप में 15 से 29 का जो एज ग्रुप है उसमें लगभग 40% लोग ही ऐसे बचे हैं अनएम्प्लॉयड जो अब नौकरी तलाशने की कोशिश कर। बाकी लोगों ने नौकरी तलाशना भी बंद कर दिया है। इतनी ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट इस सिस्टम से हो गई कि सरकार नई जॉब्स क्रिएट कर पा रही। अब ऐसे माहौल में आप जेनजी कहिए, यूथ कहिए, जेन अल्फा कहिए, कोई भी जो भी आप नाम लेना चाहें, उनसे एक सीधा राब्ता प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से बनाने का मौका मिलता है। यह किसी और नेता को नहीं मिलता, सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलता कि लाल किले की प्राचीर से आप एक संदेश दे सकते हैं कि भाई सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके लिए ये कदम उठाना चाहती है। और आप उन युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं कि 2036 के ओलंपिक्स के लिए हम लोग तैयार करेंगे।
ठीक है, या हम ऑनलाइन कोचिंग चालू करेंगे। आज का युवा 2036 के ओलंपिक्स की तैयारी के लिए इंतजार नहीं करना चाह रहा। वो ये पूछ रहा है सरकार से कि आज एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं, मेरे भविष्य का आज क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास आज नौकरी नहीं है, उसका आपके पास आपके पास क्या जवाब है मेरे? तो बहुत बड़ा मौका मुझे लगता है खोया है प्रधानमंत्री ने, और अपनी पर्सनल छवि को भी ताक पे रख के ये मौका खोया। पुनीत, प्रधानमंत्री को ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, बल्कि अभी नहीं, पिछले 1.25 साल 1.5 साल से देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक रीसेट की कोशिश हो रही है, जो कि अब जोर पकड़ गई है। जिस तरीके से मोहन भागवत बयान दे रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। जो संघ जो मेंटरशिप का दावा करता है, मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप बीजेपी के साथ है, तो उसमें मोहन भागवत की जो किताब है वहां से एक पन्ना लेकर प्रधानमंत्री वैसे ही युवाओं को संबोधित कर सकते थे। देखिए राजेश, इसमें दो पहलू हैं। अब आप ये आपकी एक व्यक्तिगत राय या सोच हो कि आप किस पहलू को लेना चाहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि आरएसएस या मोहन भागवत जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, और सरकार जो कह रही है वो कर रही है, वो उसमें कोई मेंटोर मेंटी वाली बात नहीं है, या ये बात नहीं है कि आरएसएस सरकार को नई दिशा दिखाना चाह रही है और सरकार मान नहीं रही। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ये एक बहुत स्पष्ट तरीके से अगर आप देखें तो मतलब एक पिछले 10-12 सालों में आप देखें तो ये बहुत एक स्पष्ट तरीके से निकल करके आता है कि आरएसएस जो है और बीजेपी, जब इस तरह की कोई चुनौती आती है, चाहे वो फार्मर्स की क्राइसिस हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे ये सिचुएशन हो, युवाओं की बात हो, मंदिर मस्जिद वाले विवाद हो, तो एक गुड कॉप बैड कॉप वाले रोल में सरकार और आरएसएस नजर आते। मोदी जी, उनकी सरकार के बड़बोले नेता, उनकी पार्टी के बड़बोले नेता एक बैड कॉप की भूमिका में रहेंगे कि वो क्रैकडाउन भी होगा, तरह तरह के, जैसे कल प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कह दिया, पहले अर्बन नक्सल कहा करते थे, इस तरह के नाम गढ़ दिए जाएंगे, किसानों को खालिस्तानी कह दिया जाएगा, फिर आरएसएस आएगा, आरएसएस कहेगा नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो अच्छी बात। लेकिन पूरी हम सिंबोलिज्म की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में सिंबोलिज्म बहुत महत्व रखता है। जैसा कि आरएसएस के एक पदाधिकारी ने युवा वर्ग को एंटी नेशनल कह दिया और उसको एकदम कोर्स करेक्शन करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि नहीं, हम जनजी पर भरोसा करते हैं, युवा वर्ग पर हमारा पूरा भरोसा है और उनको विरोध करने का पूरा अधिकार है अगर वो वायलेंस में नहीं इंडल्ज होते हैं। लेकिन ये एक बयान कोर्स करेक्शन तो था ही। और देखिए, मैं तो नहीं मानता है ये। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें सोच का फर्क हो सकता है। मैं नहीं इस बात से सहमत हूं कि ये कोई आरएसएस कोर्स करेक्शन करवाना चाह रहा है और मोदी जी मना कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं समझ में आती ये बात। और दूसरी चीज, चलिए अगर मान भी लिया कि आप इसको कोर्स करेक्शन कहना चाहते हैं, तो देखिए आरएसएस की जो सोच है, जो सोच वो रखते हैं कि देश किस तरह से चले, युवा पीढ़ी किस तरह से आगे बढ़े, महिलाएं किस तरह से काम करें, उस सोच में ही एक निहित ये है कि हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा क्या। मोहन भागवत या आरएसएस इस बात की ठेकेदारी उनको किसने दी है कि आप तय करेंगे कि बच्चों को किस भाषा में बात करनी है, आप तय करेंगे महिलाओं को किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करना है, आप तय करेंगे कि संस्कार क्या है और कुसंस्कार क्या है। ये इसकी ठेकेदारी आपको किसने दी? और आरएसएस क्या है? आप क्या कोई संवैधानिक संस्था है?
आप क्या कोई न्यायिक संस्था है? तो ये यहाँ मुझे समझ में नहीं आया। जो वो खुद को कहते हैं कि सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहरहाल हम अगले सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और जैसे जैसे उन्होंने सत्ता को अपने काबू में किया, तमाम जो थ्रेड्स होते हैं पावर के वो सब उन्हीं के हाथ में आ गए। तो उसमें बहुत सारे उनके एक पिलर्स थे जो जिनको मैं गिनाऊंगा। एक कंप्रोमाइज मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर उनकी एकदम से जिसे कहें कि वो किसी को भी तहस नहस करने की क्षमता रखते थे, उनका जो आईटी सेल है। इसके अलावा विपक्ष जो है वो बिल्कुल ही पराजित, निढाल, निराश था और मोदी जी का जो एजेंडा था वो उसको बड़े आराम से वो चलाते रहे। लेकिन ये स्थिति बदल गई है। अब जो है, जो कंप्रोमाइज मीडिया था उसकी जगह एक इंडिपेंडेंट मीडिया काफी हद तक आगे आ गया है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक सोशल मीडिया है और जिस तरीके से हमने 20 जुलाई के बाद देखा कि आईटी सेल पूरी तरीके से पराजित हो चुका है, जिस तरीके से युवा वर्ग ने आईटी सेल का मुकाबला किया है। और अगर आप देखें तो एक इस तरीके का ये प्रेशर ग्रुप बन गया है जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हालांकि जिसके भविष्य को लेकर मुझे अभी बहुत सारे मेरे मन में सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से मनन कुमार मिश्रा ने पहले अपना, जब उन्होंने कहा कि नालसार के इस साल के पास होने वाले किसी भी छात्र को वकील के तौर पर एनरोल नहीं किया जाएगा, मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, फिर उन्होंने उसको आधा उस पत्र को वापस लिया और कहा कि नहीं जांच होगी, फिर उन्होंने जांच को भी वापस ले लिया। फिर उसके बाद जब छात्रों ने मांग किया कि माफी आपको मांगनी चाहिए तो उन्होंने माफी भी मांग ली है और इसके बावजूद जो है उनका छुटकारा नहीं हुआ है, क्योंकि माहौल को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर सवाल खड़ा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने ही कहा कि आप कौन होते हैं, जबकि ये सारी कॉकरोच जनता पार्टी है वो उन्हीं के एक स्टेटमेंट से जिसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद में उन्होंने सफाई दी कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। बहरहाल तो ये सब जो पिलर्स हैं और वो सब धराशायी होते हुए लग रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम पहले सवाल पर आते हैं, मुझे लगता है कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर हैं और इसी वजह से शायद और उनकी अपील जिस तरीके की थी वो बीजेपी की अपील से भी बड़ी थी। इतने साल से तभी वो सत्ता में है, चुनाव जीतते आए हैं। क्या उनको एक नई प्लेबुक की जरूरत है? जो पुरानी प्लेबुक है वो अब नाकाम हो चुकी है। देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री कोई बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है। प्रधानमंत्री एक बहुत ही देखिए, उनकी कम्युनिकेशन की खासियत जरूर ये है कि जो हम एक एक्सपेक्टेशन हम लोगों की थी और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शैली हमने अपने नेताओं में, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी और पार्टी के हो, हमने जब उन नेताओं में जो शैली देखी जिसमें एक सिविलिटी होती थी पब्लिक डिस्कोर्स की, वो सिविलिटी, वो पोलाइटनेस, वो जो एक बाउंड्रीज आप कहें कि पब्लिक डिस्कोर्स में एक बाउंड्रीज जो मेंटेन करनी चाहिए, वो सारी मोदी जी की जो ओरेटरी है उसमें मोदी जी ने पिछले अपने सार्वजनिक जीवन के पिछले 30 सालों में, चाहे वो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे या अब जब वो 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इन चीजों को एक पूरी तरह से डिमोलिश करके, अब आप ये कह सकते हैं कि जो पुराने नेता थे उनकी शैली में एक प्रपंच था। ये कुछ लोगों की धारणा हो सकती कि आप वैसे तो हर चीज में तू मैं आपकी हो जाती है, लेकिन पब्लिक में जब आप बातचीत करते हैं तो आप बाउंड्रीज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो चीजें मोदी ने एकदम खत्म कर दी। अब उसमें क्या हुआ कि जो जी, आप जब ये कहते हैं उन्होंने खत्म कर दिया, हो सकता है कि ये आपकी बात जो है और आपकी राय है और मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो उनका इलेक्टोरेट था जिन्होंने मोदी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, ना सिर्फ एक दफा दो दफा बल्कि तीसरी दफा भी वो बन ही गए, उनको वो शैली बहुत पसंद आती थी। तो जैसे भी हो,
जी, मैं वही अभी कहने वाला था राजेश, आपने ये सवाल किया उसके पहले कि अब देखिए, मोदी का जो एक, जिसको चाहे आप अंधभक्त कहें, कट्टर कहें, जो भी कह लें, जो मोदी का जो एक एडिशनल बूस्ट बीजेपी को उनके कट्टर वोटर की वजह से मिला है, वो उसका एक कारण है, और वो कई तरीके से आप सड़कों पर मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं। ये वो तबका है जिसको इस तरह की ही भाषा समझ में आती है, वो इसी तरह की भाषा पे रिएक्ट करता है, और शायद इसलिए उसको मोदी ही एक परम जो है नेता के रूप में समझ में आता है। ये अपील बीजेपी के और किसी नेता की नहीं है। मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर आज आप बीजेपी के सेकंड रंग, थर्ड रंग या नितिन नबीन को भी खड़ा कर दें किसी जगह और उनसे कहें कि आप भी इसी तरह से बात करें और इसी तरह के भाषण दें, उनकी भी वो अपील नहीं होगी। पर जो मोदी ने डेवलप कर ली है कि आप तमाम तरह की गालियां दे दें, तमाम तरह का जहर फैला दें, और उसको लोग गुड ओरेटरी के नाम पे एक्सेप्ट कर, तो मुझे तो खैर समझ में नहीं आता। लोगों को शायद लगता हो कि बहुत अच्छे ओरेटर रहे। बहरहाल उससे अगर हम अलग करके देखें, जो पिछले खासतौर से 20 जुलाई को और 20 जुलाई के बाद के उन 5 दिनों में या 6 दिनों में हुआ, जब 20 जुलाई की पुलिस की बर्बरता की बावजूद युवाओं का प्रोटेस्ट जारी रहा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया गया, उस 5 दिन या 6 दिन के दरमियान मुझे लगता है जो सबसे बड़ी उपलब्धि उन 5 दिनों की या 6 दिनों की हुई है, वो ये कि जो ये मोदी का गुब्बारा था पिछले 12 साल का, एक आईटी सेल के द्वारा बनाया हुआ, एक मोदी मीडिया के द्वारा बनाया हुआ, जो पब्लिसिटी, पीआर, एडवर्टाइजिंग के द्वारा बनाया गया, एक जो मैन्युफैक्चर्ड ऑरा था प्रधानमंत्री का कि साहब इनसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं है, इनसे अच्छा कोई नेता नहीं है, इनसे सख्त कोई नेता नहीं है, इस गुब्बारे को युवाओं ने पूरी तरह से ध्वस्त कर, ये इस चीज की इस मूवमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए ये नहीं कहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जिम्मेदार है या ऑपोजिशन की फलानी पार्टी जिम्मेदार है या फलाना नेता जिम्मेदार है, इसके लिए युवा जिम्मेदार है। और क्योंकि जंतर मंतर पे वो युवा भी थे जिनका कॉकरोच जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं, वो सिर्फ इसलिए वहां थे क्योंकि उन मुद्दों से उनका सरोकार था, चाहे वो जॉबलेसनेस हो, चाहे एग्जाम पेपर हो, या जो युवाओं के साथ हो रहा है आज की तारीख में, स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है आज की तारीख, वो वर्ग जिम्मेदार। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, और इस उपलब्धि की वजह से मुझे लगता है प्रधानमंत्री और बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है वो तिलमिला गया है, क्योंकि अब उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि इस गुब्बारे को जो फूट चुका है अब दोबारा समेटा कैसे जाए। वो छवि जो अब पूरी तरह या काफी हद तक ध्वस्त कर दी गई है, उसको दोबारा कैसे बनाया। आपने देखा प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पे आके अपनी 3-4 रील्स बनाने की कोशिश करी। पहली वाली रील वो फ्रेंड्स वाली एक रील आई थी उनकी, उसके बाद उन्होंने 2-3 रीलें और बनाई और उसका भी मजाक उड़ गया। अब वो कल दिमागी नक्सल का शगुफा लेके आए, उसका भी मजाक उड़ रहा है। तो अब मोदी जी को यह समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया का जो हवा के द्वारा जो हवा उन्होंने अपना बनाया था पिछले 12 सालों में, और पहली पार्टी थी, इसका क्रेडिट उनको जाता है कि सोशल मीडिया को पॉलिटिकली वेपनाइज कैसे किया जाए। कल वेपनाइज का भी जिक्र हुआ मोदी जी के भाषण में, तो मैं वहीं से एक ये शब्द ले रहा हूं कि मोदी जी ने कल जो वेपनाइज की बात करी, तो सोशल मीडिया का जो वेपनाइजेशन है पॉलिटिकल गेम्स के लिए, उसको सबसे पहले भाजपा नहीं किया। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज की तारीख में, वो बहुत लेट इस गेम में आई, और
इस गेम में बीजेपी फेल होते हुए, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 20 जुलाई से शुरू हुआ, 2024 से शुरू हो गया था। अगर आप 2024 की लोकसभा के टाइम की कांग्रेस की सोशल मीडिया की कैंपेन देखें, तो उसमें एक ये समझ में आ गया था कि बीजेपी अब सोशल मीडिया के खेल में पिछड़ रही। वही चीज कि आपने 4 लोगों की क्लिप्स, वीडियो क्लिप को थोड़ा इधर उधर कट करके फेक क्लिप चला दी और नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, वो अब इतना व्यापक क्योंकि सोशल मीडिया का दायरा हो गया है और लोग इतने उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि 2 मिनट में कोई रील फेक है, जेन्युइन है, उसकी सच्चाई क्या है सामने आ जाती। तो बीजेपी अब उस खेल में पिछड़ रही है और इंस्टाग्राम का जो मोदी जी का आउटरीच था वो सबसे बड़ा सबूत है इस चीज का। क्योंकि जो मैंने कहा कि आरएसएस, बीजेपी इस इकोसिस्टम से पनपे हुए नेताओं के पास ना वो भाषा है, ना वो उनका कैरेक्टर है कि वो इस जनरेशन से एंगेज कर पाए। क्योंकि ये एक बहुत ही इर्रेवरेंट जनरेशन, इसको, ये वो जनरेशन है जो अपने मां बाप की भी सर झुका करके आंख बंद करके नहीं सुनती, उनसे भी रीजन करती है, उनसे भी क्वेश्चन करती, उनसे बहस भी करती। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं प्रधानमंत्री ने कहा है इसलिए ये जनरेशन उसको बिल्कुल आंख मूंद के और कान बंद करके मान लेगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। और ऊपर से आप डंडे भी बरसा दोगे उनके ऊपर। पुनीत, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री के भाषण, जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पे और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पिछड़ रही है। अभी ताजा एग्जांपल मैं बताता हूं कि कांग्रेस के 15 अगस्त के कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो फंक्शन हुआ उसमें वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने पाप किया है। अगेन वो सेम वही प्लेबुक है जो कि पिछले 12 साल से चल रही है। ये मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे बढ़ने की जरूरत कुछ, या बीजेपी के अंदर कोई ऐसा सोच विचार हो रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, इस पूरे के पूरे मसले में हमें हमारी एक आउटरीच कैसे होनी चाहिए आम खासतौर पर युवा वर्ग के लिए। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है हमको कि कुछ कोशिश होती है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि 15 अगस्त एक मौका था जहां प्रधानमंत्री कुछ मरहम रख सकते थे, लेकिन वो भी चूक गया। और अभी ये जो वंदे मातरम वाला पूरा का पूरा विवाद है उसका वो एक अलग उदाहरण है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस और उनके बाकी संगठन जो हैं वो तिलमिलाए हुए भी हैं और साथ ही साथ सकपकाए हुए भी हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है पिछले 25-30 दिनों से, इसका हमारे पास जवाब क्या है। वो आप जो बात कह रहे हैं बार बार उसी चीज का को दर्शा रहा है कि आप अभी भी पिछले 12 साल की प्लेबुक लेकर के अगले 12 साल तो मैं नहीं कहूंगा पर कम से कम 2029 तक की जो लड़ाई है वो आप पिछले 12 साल की प्लेबुक पर बेस करके चलना चाहते। वो होगा, आपको नए तरीके सोचने पड़ेंगे, नए नजरिए के साथ सामने आना पड़ेगा। और उस पर कितना काम हो रहा है, क्या कोई सोच विचार मंथन चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अभी मोदी जी के भाषण को ले लीजिए या आज अमित शाह को ले लीजिए, मुझे इसमें कहीं कोई वो दर्शाने वाली चीज नजर नहीं आई कि कोई सीरियस इंट्रोस्पेक्शन हुआ हो कि भाई हमें एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है या नई प्लेबुक की, नई टूल किट की जरूरत है। पुनीत, राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जिसमें सबसे जो अहम चुनाव होगा मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होगा। बहुत ही क्रूशल रहेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से। लेकिन मेरी एक इसमें एक मेरी राय है, मैं जानना चाहूंगा आप उससे कितना सहमत है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव का नतीजा जो भी हो वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोनों ही लिहाज से, अगर बीजेपी हार जाती है या जीत जाती है, वो दोनों ही लिहाज से प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लीजिए वहां पे बीजेपी जीत जाती है तो
योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आएंगे, एक ऐसे नेता जो कि मोदी के पोस्ट मोदी बीजेपी को लीड कर सकते हैं। और अगर बीजेपी वहां पर हार जाती है तो मुझे लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तमाम जीतों का श्रेय खुद लेते हैं, तो हार का ठीकरा भी उनके सिर पे फूटेगा। तो बीजेपी चाहे जीते या हारे, दोनों सूरत में मोदी जी के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं होने वाली। जी, सहमत हूं मैं आपकी इस बात से, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि 2029 के बाद लीडरशिप का जो एक सवाल है भाजपा का, नतीजे अगर उनके पक्ष में आए 29 में, तो लीडरशिप के सवाल तो उठेंगे, क्योंकि मोदी जी का जो 75 का जो एक उन्होंने कई लोगों के ऊपर रिटायरमेंट थोपी थी, वो एज बैरियर भी मोदी जी क्रॉस कर चुके हैं। अब 2047 विकसित भारत वाला जो वो बार बार एक टाइमलाइन देते रहते हैं, तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत बहुत वक्त है, अभी 20 साल और हैं। तो अगली लीडरशिप कौन होगी? अब उसमें जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए, उसकी पॉलिटिकल पावर आप लोकसभा में देखें, 80 अगर डिलिमिटेशन हो जाता है तो 120 सांसद हो जाएंगे, सबसे बड़ी संख्या वहां से। तो वहां अगर लगातार फिर भाजपा जीत जाती है तो जाहिर सी बात है, आदित्यनाथ के जो एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो दोनों बढ़ेंगे। तो उस सूरत में मोदी जी खुश नहीं हो सकेंगे, और ना अमित शाह बहुत खुश होंगे उस बात से। और अगर हार जाते हैं तो चाहे वो कितनी कोशिश कर ले हार का ठीकरा आदित्यनाथ पे फोड़ने की, पर छींटे तो उनके ऊपर भी आएंगे ही, और खुद वो बनारस से सांसद भी। जी जी धोनी, जो भी रहे मसला, मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने आने वाले भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही दिलचस्प होंगे, और देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने अपनी हर गलती से एक सबक सीखा है, अब तक ऐसा हम देखने आए। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं। शायद हमें ये पता लग जाएगा, क्योंकि बड़े जोर शोर से चर्चा है कि कैबिनेट का रीशफल होने वाला है, तो उसमें देखते हैं प्रधानमंत्री किस तरीके से जो उनके कैबिनेट में काम करने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से नवाजते हैं, जिन लोगों ने काम नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, उनको किस तरीके से बाहर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा। बहरहाल इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।